पत्नी का उदास चेहरा देखकर विनीत सोच में पड़ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे कि निधि क्यों उदास है, लेकिन बिना कुछ कहे विनीत उसे ही दिखता रहा। विनीत ने इस वक्त यह सोचकर चुप रहना ठीक समझा कि शायद सुबह तक निधि का मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वह सोने की कोशिश करने लगा। विनीत के सोते ही निधि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ जैसे विनीत को उसके दुखी या नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अच्छी तरह से जानता है कि उसका मन उदास है, फिर भी उससे इतना नहीं हुआ कि एक बार वजह पूछे। शायद अब वह पहले वाला विनीत नहीं रहा जिसके लिए निधि ही उसकी पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है, यही सोचते सोचते निधि भी नींद के आगोश में समा गई। निधि सुबह उठकर चुपचाप घर के कामों में लग गई। विनीत ने एक दो बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हाँ हूँ में आंसर देकर टाल दिया। फिर अपनी 4 साल की बेटी आंचल को तैयार करके स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। हार कर विनीत भी चुपचाप ऑफिस चला गया। आंचल को स्कूल छोड़कर आने के बाद निधि ने अपनी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा का नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद स्नेहा ने डोरबेल बजा दी। क्या हुआ निधि, आज तेरा मूड इतना खराब क्यों है? स्नेहा ने निधि का उतरा चेहरा देखकर पूछा। आजकल मेरा मूड खराब होने की एक ही वजह है, और वह है मेरा पति, निधि ने कहा। तुम दोनों के बीच फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? स्नेहा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। अब तो यह रोज का ड्रामा है स्नेहा। निधि भी स्नेहा के सामने बैठ गई। तुम दोनों को क्या हो गया है निधि? कॉलेज में सब तुम्हारे प्यार की मिसाल देते थे, और अब? स्नेहा ने चिंतित होकर कहा तो निधि की रुलाई फूट पड़ी। स्नेहा उठकर निधि के पास जा बैठी और उसे चुप कराने लगी। स्नेहा का सहारा पाकर निधि ने अपने दिल का गुब्बार निकाल दिया। ये सब विनीत की वजह से हो रहा है स्नेहा। शादी से पहले मैंने जितने सपने देखे थे वे सब टूट गए। पता है, कल हम रवि भैया के बेटे के बर्थडे पार्टी में गए थे। वहाँ सभी लोग एक से बढ़कर एक महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। केवल हम ही थे जो सस्ता सा खिलौना पकड़ा कर आ गए। तू तो मेरे मायके वालों का स्टेटस जानती है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो क्या हो गया अगर तुम लोग औरों की तरह ज़्यादा महंगा गिफ्ट नहीं ले जा पाए? निधि, हर इंसान को अपनी जेब देखकर खर्च करना चाहिए, चाहे तुम्हारे रवि भैया हो या कोई और। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर किसी से बराबरी तो नहीं कर पाओगी। स्नेहा ने तर्क दिया। बात दूसरों से बराबरी करने की नहीं है स्नेहा। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद विनीत खुद ही नहीं चाहता है कि समाज में उसका कद और हैसियत बढ़े। तुझे पता है, विनीत से नीचे काम करने वाले प्रमोशन पाकर उससे ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन वह पहले जहां था आज भी वहीं है। तू मुकेश भाई को ही देख ले। उन्होंने एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज वे कितने बड़े शोरूम के मालिक हैं। कल तो पार्टी में रुचि भाभी ने मुझे ताना मारते हुए पूछ भी लिया कि विनीत का प्रमोशन क्यों नहीं होता है। निधि ने स्नेहा को उसी के पति का उदाहरण देकर उसका तर्क काटने का प्रयास किया। निधि, क्या तू भूल गई है कि मुकेश को अपना काम जमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी? जगह जगह से कर्जा उठाया, दिन रात भाग दौड़ की, तब कहीं जाकर हमारा काम चला। विनीत एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। जब उसका वक्त आएगा तो वह भी बहुत ऊपर तक जाएगा। कभी तू भी उसकी इन्हीं खूबियों की तारीफ किया करती थी, और तू कहाँ रुचि भाभी की बातों को दिल से लगा कर बैठ गई है। क्या मुझे तेरी भाभी की आदत नहीं पता है? तू उनकी बातों में आकर अपने घर में कलह मत कर बैठना। स्नेहा ने निधि को समझाने के लिहाज से कहा। मुकेश भाई ने तरक्की की क्योंकि इनके इरादे मजबूत थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विनीत का ऐसा कोई इरादा है। मुझे लगता है कि मैं एक दिन इसी तरह तंगहाली और मुश्किलों में घिस घिस कर मर जाऊंगी। अपनी आंचल को वह फ्यूचर नहीं दे पाऊंगी जो मैंने सोचा था, और मैं ये सब रुचि भाभी की बातों में आकर नहीं कर रही हूँ। स्नेहा, कभी कभी मुझे भी लगता है कि निधि बोलते बोलते रुक गई। क्या लगता है? स्नेहा ने पूछा। कभी कभी मुझे भी महसूस होता है कि शायद मैंने विनीत से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। निधि ने स्नेहा से नज़रें चुराते हुए कहा। निधि, तुझे ज़रा भी अंदाजा है कि तू क्या बोल रही है? स्नेहा निधि की बातें सुनकर चौंक गई। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। भैया को देखो, हर साल अपने बच्चों की बर्थडे पर कितनी शानदार पार्टी देते हैं, और जब मैंने विनीत से आंचल की बर्थडे की पार्टी देने की बात कही तो उसने मना कर दिया और गिफ्ट के नाम पर एक साइकिल लाकर आंचल को पकड़ा दी।
मेरे सिर पर विनीत के प्यार का ऐसा भूत सवार था कि मैंने मम्मी पापा भैया भाभी किसी की बात नहीं सुनी। एक बार भी नहीं सोचा कि विनीत के साथ मेरा क्या फ्यूचर होगा, मैं अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर दूंगी। अगर उसी वक्त मैंने इमोशनल होकर सोचने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचा होता तो आज यह नौबत नहीं आती। स्नेहा, मुझे लगता है मैंने विनीत से शादी करने में जल्दबाजी कर दी है, निधि ने शून्य में ताकते हुए कहा। निधि, तू अपनी नहीं अपने भाई भाभी की जबान बोल रही है। अगर तुझे यकीन होता कि विनीत से शादी करना तेरी गलती थी तो तुम मुझसे इस तरह नज़रें चुरा कर नहीं, नज़रें मिलाकर बातें करती। क्या तू भूल गई है कि विनीत ने तेरे लिए कभी किसी की परवाह नहीं की, हमेशा सिर्फ तेरी खुशियों के बारे में सोचा। अगर विनीत को पता चल गया कि तू उसके बारे में। स्नेहा अचानक बीच में ही चुप हो गई। बोलना स्नेहा, तो चुप क्यों हो गई? अपनी सहेली के अचानक खामोश हो जाने पर निधि ने उसकी ओर देखते हुए पूछा तो पाया कि स्नेहा एकटक दरवाजे की ओर देख रही थी। दरवाजे पर विनीत खड़ा था। उसकी आंखों और चेहरे के भावों को देखकर लग रहा था कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। स्नेहा ने आगे बढ़कर स्थिति संभालने की कोशिश की। विनीत, मेरी बात सुनो। विनीत ने हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। स्नेहा, ये मेरे और निधि के बीच की बात है, तुम प्लीज़ कुछ मत कहो। स्नेहा वहाँ रुकना तो चाहती थी मगर उसने पति पत्नी के बीच दखल देना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना पर्स उठाकर वहाँ से चली गई। स्नेहा के जाते ही निधि और विनीत के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। निधि अब खुलकर अपनी बात पर अड़ गई थी कि विनीत से शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। विनीत इस तरह अपना घर टूटते बिखरते नहीं देखना चाहता था। वह निधि और आंचल को अपनी ज़िंदगी से दूर जाते नहीं देख सकता था। उसने शांत होकर निधि को समझाने और उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन निधि उसकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आंचल के स्कूल से आते ही उसने अपने भैया का नंबर डायल करके उन्हें खुद को वहाँ से ले जाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद निधि का भाई उसे लेने आ गया। तब तक वह अपने और आंचल के कपड़े बैग में रख चुकी थी। एक बार फिर सोच लो निधि, आज अगर तुम यह घर छोड़कर गई तो मैं कभी तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा। फिर रहना जिंदगी भर अपने उसी भाई के घर जिसके पैसे का घमंड तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। विनीत ने आखिरी बार निधि को रोकने की कोशिश की। फिक्र मत करो विनीत, मैं वापस आने के लिए जा भी नहीं रही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपने भैया के घर जाकर रहूँ। कहकर निधि ने एक हाथ से अपना बैग उठाया और दूसरे हाथ से रोती बिलखती आंचल का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। कुछ ही पलों के बाद विनीत खिड़की के पास खड़ा आंखों से ओझल होती गाड़ी को देख रहा था। निधि और आंचल के घर पहुंचते ही उसके मायके वालों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। आंचल घबराई हुई थी, इसलिए माँ का पल्लू नहीं छोड़ रही थी। निधि की भाभी रुचि ने नौकर से कहकर चाय बनवा ली और उसके पास आकर बैठ गई। निधि की माँ भी वहीं बैठी थी। उन्होंने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस विनीत का घर छोड़कर यहाँ आ गई। वह तो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। अगर तुमने पहले ही हमारी बात सुन ली होती तो आज यह नौबत ही नहीं आती। मैं अच्छी भली तुम्हारे रिश्ते की बात अपने भाई के साथ चला रही थी, मगर तुम्हें पसंद भी आया तो कौन? वह विनीत जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। रुचि भाभी ने मुंह बनाकर कहा तो निधि उससे नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी। रहने दो ना रुचि, जो हो गया सो हो गया। अब तो निधि अपनों के बीच आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। रवि ने पत्नी रुचि को चुप कराकर बात खत्म कर दी और फिर निधि की ओर देखकर कहा, डोंट वरी निधि, अब तुम ज़्यादा मत सोचो। आंचल को लेकर अंदर कमरे में जाओ और आराम करो। नौकर पहले ही उनका सामान कमरे में रखाया था। निधि आंचल का हाथ पकड़ कमरे में चली गई। निधि अपने मायके आकर खुश थी। भैया भाभी उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। नौकर हर समय उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। खाने की मेज पर उसकी और आंचल की पसंद के व्यंजन परोसे जा रहे थे। अंश और हर्ष भी बुआ बुआ करते उसके आगे पीछे घूम रहे थे। हाँ, बस माँ ही थी जो उससे अधिक बात नहीं कर रही थी। वे उससे विनीत से शादी करने की बात से ही कटने लगी थी, इसलिए निधि ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। 3 दिन के बाद एक रात स्नेहा का फ़ोन आया। वह निधि और विनीत के लिए बेहद चिंतित थे। निधि ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। वह उसे यह भी बता दिया कि उसने विनीत का घर छोड़ दिया है। वह आंचल को लेकर अपनी मायके आ गई है। यह तूने ठीक नहीं किया निधि। पैसे को लेकर किस हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते हैं।
मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपना घर छोड़कर मायके जाकर बैठ जाऊं। तुझे विनीत से बात करके सारा मसला सुलझा लेना चाहिए था। वह तुम दोनों के बिना कितना परेशान हो रहा होगा। तू मेरी फ्रेंड है या विनीत की? स्नेहा, मेरे पास घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शायद अब विनीत की अकल ठिकाने आ जाएगी और वह मेरी कद्र करने लगेगा। भैया भाभी का भी यही कहना है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। रास्ता ढूंढने से मिलता है निधि। तूने तो बगैर सोचे समझे वही किया जो भैया भाभी ने तुझे करने के लिए कहा। तूने सोचा है कि तू कब तक अपने भैया भाभी के घर में रहेगी। अभी तो वे तेरे हर फैसले को सही कह रहे हैं, लेकिन अगर विनीत और तेरे बीच जल्दी सुलह ना हुई तो क्या तब भी वे तेरा साथ देंगे? साथ क्यों नहीं देंगे? वे अब भी तो मेरा साथ ही दे रहे हैं। स्नेहा, तुझे यहाँ आकर देखना चाहिए था भैया भाभी और उनके दोनों बेटे किस तरह मुझ पर और आंचल पर जान छिड़कते हैं। इससे ज़्यादा मैं उनसे और क्या उम्मीद करूं? निधि ने अपने मायके की तारीफ करते हुए कहा। देखेंगे कि यह खातिरदारी और दिखावा कितने दिनों तक चलता है। एक बात याद रखना निधि, मेहमानों की तरह मायके आई बेटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपना घर छोड़कर मायके आकर बैठी बेटी किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरी बात कड़वी बेशक है मगर सच है। फिर जहाँ तक तेरा सवाल है, तूने तो शादी भी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी। मैं कामना करूंगी कि तुझे सही और गलत के बीच का फर्क जल्दी समझ आ जाए। कह स्नेहा ने निधि की बातें सुने बिना फोन काट दिया। निधि को स्नेहा पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर उसे अकड़ दिखानी है तो दिखाती रहे। अब वह उसे भी फ़ोन नहीं करेगी। निधि को अपने मायके आए कई दिन हो गए थे। इतने दिनों में विनीत ने एक बार भी उससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि स्नेहा उसे बेकार में ही डरा रही थी। भैया भाभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन निधि का यह भ्रम उस दिन टूट गया जब भैया भाभी के बेटों अंश और हर्ष ने खेलते समय लड़ाई हो जाने पर आंचल को धक्का दे दिया और वह 3 सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। आंचल की चीखने की आवाज़ सुनकर निधि वहां पहुंची तो देखा कि आंचल जमीन पर पड़ी रो रही है और उसके घुटने से काफ़ी खून बह रहा है। निधि ने उसे फौरन डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई और फिर घर आकर अंश और हर्ष को डांट दिया। भाभी उस दौरान कहीं गई हुई थी। जब भाभी घर आई तो अंश और हर्ष ने बात को मिर्च मसाला लगाकर कहा कि बुआ ने उन्हें बहुत मारा। निधि, निधि! भाभी को इस तरह अपना नाम लेकर चिल्लाते सुनकर निधि फौरन अपने कमरे से बाहर आई। तब तक भैया भी ऑफिस से घर आ गए थे। क्या हुआ भाभी? निधि ने पूछा। तुम्हारी मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी ने गुस्से से पूछा। निधि भाभी का लगाया इल्ज़ाम सुनकर चौंक गई। बोली, भाभी, मैंने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। उल्टे इन्होंने ही आंचल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। उसे बहुत चोट आई है। डॉक्टर के यहाँ ले जाकर पट्टी करानी पड़ी। बस इसीलिए मैंने बच्चों को डांट दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं? क्या मैं इन्हें झूठ बोलना सिखाती हूँ? रुचि का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर मैंने बच्चों को गलती करने पर डांट दिया तो क्या गलत किया? क्या मेरा इन पर इतना भी हक नहीं है? निधि ने नरमाई से अपनी बात रखी। नहीं, तुम्हें मेरे बच्चों को डांटने का कोई हक नहीं है। यह इनका घर है। इनके मन में जो आएगा ये वही करेंगे। इन्हें सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाली तुम होती कौन हो? एक बात कान खोलकर सुन लो निधि, अगर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरे घर में रहना है तो अपनी हद में रहो। अगर आज के बाद मेरे बच्चों से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी ने निधि को चेतावनी दी और फिर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। भैया भी भाभी के पीछे पीछे चल दिए। निधि अपने कमरे में आकर धम से बिस्तर पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुचि भाभी ने उससे किस तरह बात की। भैया वही खड़े सारी बातें सुन रहे थे, फिर भी उन्होंने एक बार भी भाभी को उससे इस तरह बात करने से नहीं रोका। रोकना तो दूर, किसी ने एक बार यह तक नहीं पूछा कि आंचल कैसी है। अगले दिन से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। भाभी और बच्चे निधि और आंचल को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। माँ तो पहले से ही उसे कटी कटी सी रहती थी। भैया भी बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। निधि को चुप रहना ही ठीक लगा। उसने सोचा कि शायद 2 दिन में सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन निधि की यह गलतफहमी भी जल्दी दूर होने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद रवि ने नाश्ते की मेज पर उसे पूछ लिया, निधि, तुमने क्या सोचा है? अब तुम्हें आगे क्या करना है? भैया, मैं कुछ समझी नहीं। देखो निधि,
अब तुम विनीत और उसके घर को तो छोड़ ही चुकी हो, फिर बिना वजह अपने नाम के साथ उसका सरनेम जोड़े रखने का क्या फ़ायदा? मैंने वकील से बात कर ली है, तुम विनीत से तलाक ले लो। रवि ने बड़ी सहजता से कहा। निधि को तो जैसे अपने भाई की बात सुनकर करंट लग गया। वह फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तलाक? भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है निधि? तुम्हारे भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। रुचि ने अपने पति की बात का समर्थन किया। पर भाभी, तलाक एक बहुत बड़ा कदम है। मैंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। निधि ने अपनी बात रखी। तो अब सोच लो, वैसे भी इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। तुम कितने दिनों से विनीत का घर छोड़कर हमारे घर में रह रही हो, ऐसा कब तक चलेगा? विनीत से तलाक लेकर निर्वाह खर्च लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। रुचि ने निधि पर दबाव बनाते हुए कहा। रवि चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा। मैं इतनी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, निधि ने नजरें चुराते हुए कहा। फिर अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह तलाक की बात को वही ख़त्म कर देना चाहती थी। ठीक है, कुछ दिन सोच लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना, रवि ने कहा। निधि अपने कमरे में आकर खूब रोई। वह विनीत को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा था। भैया भाभी ने कितनी आसानी से तलाक लेने के लिए कह दिया। उसे विनीत पर गुस्सा आने लगा, जिसने उसे लेने आना तो दूर, एक फ़ोन भी नहीं किया। अगर विनीत को अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह निधि से माफ़ी मांगकर उसे घर ले जाता तो बात इस हद तक बढ़ती ही नहीं। अच्छा हुआ जो उसने उनसे सोचने के लिए समय मांग लिया। अब वह अपने तरीके से उनसे तलाक के लिए इनकार कर देगी। फिलहाल तो बात कुछ दिनों के लिए टल ही गई। उस दिन के बाद भैया भाभी ने निधि से तलाक का जिक्र नहीं किया। भैया अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते और भाभी को अपनी शॉपिंग किटी पार्टी से फुर्सत नहीं थी। निधि को लगा शायद वे दोनों समझ गए होंगे कि निधि विनीत से तलाक नहीं लेना चाहती है, इसलिए उसने भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक सुबह तीनों बच्चों के स्कूल के जाने के बाद निधि अपने कमरे में बैठी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। तभी रुचि ने उसे आवाज़ देकर बाहर आने के लिए कहा। निधि बाहर आई तो देखा लिविंग रूम में रुचि भाभी अपने भाई मयंक के साथ बैठी थी। यह वही मयंक था जिसके साथ भाभी कभी उसकी शादी करवाना चाहती थी। निधि उसकी मिजाज और बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब उनका सामना हो ही गया है तो वह कर भी क्या सकती है। जब रुचि ने उसे वहाँ बैठने के लिए कहा तो उसने मयंक से औपचारिकतावश नमस्ते की और उनके पास बैठ गई। रुचि ने उन दोनों को बातें करने के लिए कहा और खुद काम का बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चली गई। मयंक निधि को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। निधि उसके सामने बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसने अपना पूरा ध्यान मेज पर रखे फूलदान पर केंद्रित कर दिया। दीदी बता रही थी कि तुम आजकल अपने पति का घर छोड़कर यहाँ रह रही हो। अब आगे क्या करने का इरादा है? मयंक ने निधि को इस प्रकार देखते हुए पूछा, मानो उसका आंकलन कर रहा हो। निधि कुछ कह पाती उससे पहले ही रुचि वहाँ आ गई और निधि की ओर से मयंक को उत्तर देने लगी। करना क्या है? सबसे पहले तो उस विनीत को इसकी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। इसके भैया ने तो वकील से बात करके उसे तलाक के पेपर्स तैयार करने के लिए भी कह दिया है। निधि का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि भैया भाभी समझ गए होंगे कि वह विनीत से तलाक नहीं लेना चाहती हैं, लेकिन वे तो वकील से तलाक के कागजात तैयार करवा रहे हैं। उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, लेकिन भाभी, मैंने तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैंने भैया से कहा भी था कि मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए? तुम पहले भी विनीत से शादी करने का गलत फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो। तुम्हारी वजह से हमें भी लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी। अब तुम्हें उससे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को अपने हाथ से क्यों गंवाना चाहती हो? वैसे भी तुम अपनी मर्जी से ही विनीत का घर छोड़कर हमारे यहाँ रह रही हो। न वह तुम्हें लेने आया और ना ही तुम्हारा वापस जाने का कोई इरादा है। जब तुम और विनीत साथ रहना ही नहीं चाहते हो तो बेकार में इस रिश्ते का बोझ क्यों ढोना? तलाक लो और बात को ख़त्म करो। रुचि ने निधि से दो टूक शब्दों में कहा। भाभी, यहाँ बात सिर्फ मेरी और विनीत की नहीं है। हमें कोई भी फैसला लेने से पहले आंचल के बारे में भी सोचना होगा। निधि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। आंचल के बारे में तुम क्या सोचोगी? वह विनीत की जिम्मेदारी है। उसके बारे में जो भी सोचना होगा विनीत सोचेगा। वैसे भी
तलाक के बाद आंचल उसी के साथ तो रहने वाली है। रुचि ने सहजतापूर्वक कहा। क्या भाभी, यह आप क्या कह रही हो? आंचल मेरी बेटी है, मैं उसे खुद से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं आंचल के बिना मर जाऊंगी। निधि रुचि की बात सुनकर बौखला गई। यह वैसे ही ना जैसे तुम विनीत के बिना नहीं जी सकती थी। निधि, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें विनीत से तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आंचल तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें दिक्कत आएगी। कौन पति अपनी पत्नी की पहली शादी से पैदा हुई बेटी को पालना चाहेगा? रुचि ने नाटकीय ढंग से आंखें घुमाते हुए कहा। दूसरी शादी? आप और भैया मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? हाँ, इसीलिए तो मयंक यहाँ आया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप और भैया मेरे पीठ पीछे इतना कुछ कर रहे हैं। इसमें इतना हैरानी वाली क्या बात है? विनीत से तलाक के बाद तुम्हें किसी न किसी से दूसरी शादी तो करनी ही है, तो मयंक क्यों नहीं? मैंने मयंक से बात भी कर ली है। इसे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो मैं विनीत से तलाक लूँगी और ना ही आपके भाई से शादी करूँगी। निधि ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए रुचि को अपना फैसला सुना दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। निधि को हैरानी हो रही थी कि भाभी ने खुद एक माँ होने के बावजूद कितनी आसानी से आंचल को उससे दूर करने की बात कह दी। उस दिन अंश और हर्ष के झूठ बोलने पर कि निधि ने उन पर हाथ उठाया है, उनका दिल तड़प उठा था, लेकिन आज वह निधि से उसकी बच्ची को दूर कर देना चाहती थी। तलाक और दूसरी शादी की बात सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि वह आज भी विनीत से बहुत प्यार करती है। उसे भाभी के साथ साथ विनीत पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या वह जीत छोड़कर उसे लेने नहीं आ सकता था? निधि फूट फूट कर रो पड़ी, जैसा कि निधि को अंदेशा था। रुचि ने रवि को फ़ोन करके घर आने के लिए कह दिया था। रवि के घर आने पर रुचि ने सारा घर सिर पर उठा लिया। रवि ने नौकर को भेजकर निधि को बाहर बुलवा लिया। निधि चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे यकीन था कि भैया उसकी बात जरूर समझेंगे। शोर शराबा सुनकर माँ भी वहाँ आ गई थी। आपको अंदाज़ा नहीं है रवि, आज आपकी बहन ने मेरी और मेरे भाई की कितनी बेइज्जती की है। इसकी वजह से मुझे अपने भाई के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हारी भाभी क्या कह रही है निधि? रवि ने निधि से सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था भैया। भाभी मेरा तलाक करवा कर मेरी शादी अपने भाई मयंक से करवाना चाहती है। मैंने इनकार कर दिया तो इन्हें बुरा लग गया। ये तो आंचल को भी मुझसे दूर करने की बात कह रही थी। निधि ने अपना पक्ष रखा। तो इसमें गलत क्या है? रुचि ठीक ही तो कह रही है। हम जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। रवि को अपनी पत्नी का पक्ष लेते देखकर निधि को बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा और शरीफ आदमी है तो तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों हो? मुफ्त की रोटियाँ क्यों तोड़ रही हो? चली जाओ अपने घर। रुचि चीख पड़ी। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रवि की ओर देखा तो वह दूसरी ओर देखने लगा। माँ की ओर देखा तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी आंखें उसे चुनौती दे रही हो। तभी आंचल नौकर के साथ स्कूल से वापस आ गई और भागकर निधि की टांगों से लिपट गई। मम्मी, आप रो रही हो? आंचल ने सवाल किया तो निधि ने आंसू पोंछे और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही निधि ने अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। अपना बैग पैक करने के बाद उसने स्नेहा को फ़ोन किया और उसके फ़ोन उठाकर हेलो कहते ही कहा, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ स्नेहा। वह घर भले ही छोटा है लेकिन मेरा अपना है। स्नेहा निधि की भर्राई आवाज़ सुनकर सब कुछ समझ गई थी। उसने केवल इतना ही कहा, तो बिल्कुल ठीक कर रही है निधि। कुछ ही देर बाद निधि ऑटो से अपने और विनीत के घर के बाहर उतर रही थी। निधि ने हिम्मत करके बेल बजाई। विनीत ने दरवाज़ा खोला तो उसे वह आंचल को सामने पाकर चौंक गया। आंचल पापा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। निधि ने देखा कि विनीत कुछ ही दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। आंखें देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। निधि का दिल आत्मग्लानि से भर गया। उसने विनीत से कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? विनीत बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। निधि ने अंदर आकर आंचल को खेलने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। विनीत सोफे पर जाकर बैठ गया। निधि विनीत के पास जाकर नीचे बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आई एम सॉरी विनीत, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने भैया भाभी की बातों में आकर तुम्हारे प्यार पर शक किया और अपना घर छोड़कर चली गई। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारे साथ और प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
विनीत बिना कुछ कहे उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा। कोई जवाब ना मिलने पर निधि ने लगभग रोते हुए कहा, विनीत प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझसे झगड़ा कर लो, मुझे डांटो, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो, मगर प्लीज़ मुझे इस तरह से ना देखो। मैं तुमसे और आंचल से बहुत प्यार करता हूँ निधि। अगर तुम फिर से मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊँगा। विनीत ने निधि की आंखों में देखकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विनीत। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें और अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। विनीत। निधि विनीत की गोद में सिर रखकर फुट फुट कर रो रही थी। विनीत की आंखों से भी आंसुओं की बूंदें लुढ़क गई। वह आंखें बंद कर निधि का सिर सहलाने लगा। दोस्तों, ये कहानी ही समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।